हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को जो क्लासेस मिल रही हैं बहुत अच्छी लग रही होंगी। और आज हम आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि इधर आप लोगों का टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम भी है, तो उसके लिए ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन स्पेशली हमने उसके लिए इसे डिज़ाइन किया है ताकि आप लोग इसको देख करके रिवीजन करें और आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो वो बढ़िया हो। तो हमारा पूरा प्रयास आप लोगों के लिए है और आपके सामने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ जानना होगा तो हमें कॉल कीजिएगा। और आज हम जो क्वेश्चंस रखे हैं ये आधुनिक भारत से रखे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं वो ज़्यादातर आधुनिक भारत से बन रहे हैं, इसीलिए जो क्वेश्चन है वो आधुनिक भारत से हैं। आगे और भी दिए जाएंगे आप लोगों को, उसका आप इंतज़ार करें और जो मिल रहा है इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, और ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो वो बढ़िया हो, हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। डेट भी याद होना चाहिए और किसने किया ये भी याद होना चाहिए और कहाँ पर किया गया था, ये तीनों क्वेश्चन याद होना चाहिए। 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था या किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए जेम्स फ्रेजर द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 विलियम जॉन्स द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, ऑप्शन नंबर डी विलियम डेवी द्वारा। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ मैंने आपको बताया यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कब बना था, कहाँ पे बना था और किसने बनाया था और उस समय गवर्नर जनरल कौन था। 4 क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों यहाँ से, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या है। बहुत ही आसान था, ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स द्वारा। तो इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर है विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी। तो बच्चों ऑप्शन है ए ऑप्शन कोलकाता में, बी ऑप्शन मुंबई में, सी ऑप्शन इलाहाबाद में और डी ऑप्शन वाराणसी में। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कहाँ पे किया था जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना। तो बहुत ही आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी, तो ध्यान देंगे इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है ये वाराणसी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था, कौन है वो। ऑप्शन में है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान भी है और आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ अंग्रेजी शिक्षा के लिए कितना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स चल रही थी। अंग्रेज़ों के सामने भी प्रॉब्लम था कि वो अंग्रेजी में शिक्षा दे भारतीयों को या फारसी या हिंदी में दे, और उस पर आंग्ल और प्राच्य विवाद भी होता है, जिसमें जो आंग्ल भाषा का है उसको पारित कर दिया जाता है और इसका जो जोरदार तरीके से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे आप जानते हैं वो कौन हैं, और ये हैं विलियम बेंटिक के शासनकाल से जुड़े हुए लॉर्ड मैकाले। इन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा की बात करी थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। इन्होंने जोरदार तरीके से बात रखी कि अंग्रेजी शिक्षा ही होना चाहिए शिक्षा का माध्यम, और इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ के साहित्य की बुराई भी करी थी। इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि संपूर्ण भारत और अरब का जो साहित्य है वो ब्रिटेन के एक अलमारी के एक कक्ष के में जो किताबें रखी हैं उनके ज्ञान के बराबर भी नहीं है। और इन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि अगर अंग्रेजी शिक्षा का सही तरीके से पालन हो जाए तो अगले कुछ वर्षों में इंडिया में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेंगे। वो ऊपर से तो भारतीय दिखेंगे लेकिन अंदर से वो पूरी तरह अंग्रेज हो जाएंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्ज़ाम में आता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये सारी बातें लॉर्ड मैकाले जी का है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे।
निम्न में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? इनमें से कौन है जिसमें ये कहा गया कि प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित होगा? तो आपके सामने ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, बी है चार्टर एक्ट 1813 और पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आपका होगा 1854। इसको 1854 समझेंगे बच्चों, इम्पॉर्टेंट है 1854। तो बताएंगे कि वुड का डिस्पेच 1854 में ये बात की गई थी, या बेंटिक रेजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन में ये बात की गई थी, या चार्टर एक्ट 1813 में बात की गई थी, या चार्टर एक्ट 1893 में संस्तुति की गई थी कि जो शिक्षा है उसका जो है प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी। किसमें इस बात की संस्तुति की गई थी? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन आपके पास है और ऑप्शन में आपका कौन सा करेक्ट आंसर है? आई होप आप लोगों ने आंसर को चूज़ कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी वुड का जो है डिस्पैच है, जो कि 1854 में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में इस बात की संस्तुति की गई थी बच्चों, इसको रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने बच्चों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित नहीं किया गया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है और ये नेट में भी आ चुका क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद और ऑप्शन नंबर डी है मद्रास। अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा भी गंभीरता से पढ़ा होगा तो ये आप लोगों के लिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कॉमन सेंस लगा के भी सही कर सकते हैं इसको। और आपको पता है कि शुरुआत में 3 जो हैं वो रेजिडेंस थे या 3 प्रांत थे जो अंग्रेज़ों के अधीन थे, कोलकाता, मुंबई और बंगाल का जो क्षेत्र है वो कोलकाता क्षेत्र कहलाता था, मुंबई और मद्रास यानी कि वर्तमान चेन्नई का क्षेत्र मद्रास कहलाता था। तो यही 3 प्रेसिडेंसियाँ थी जहाँ पर ज़्यादातर शुरुआत के काम हुए हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कोलकाता, मुंबई और मद्रास, यानी कि जो नहीं है वो क्या नहीं है? इलाहाबाद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई में किसके प्रयासों से या किसके गंभीर प्रयासों से महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दया रामगीत गिड्डमन और दूसरा है D.K. कर्वे, ऑप्शन नंबर सी है रामाबाई रानाडे और ऑप्शन नंबर डी है नारायण चंदावरकर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बताएंगे क्या आंसर होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय बनाना इतना आसान नहीं था। महिलाओं की स्टडी के लिए हमारा जो समाज था वो बहुत आसानी से तैयार नहीं होने वाला था, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बहुत मेहनत करके इस विश्वविद्यालय को स्थापित करवाया था, इसीलिए कहा गया कि गंभीर प्रयास, और ये किया है D.K. कर्वे जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर नंबर बी करेक्ट है। आगे है बच्चों क्वेश्चन, भारत के किस वर्ग में पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया? किस वर्ग ने जो पश्चिमी संस्कृति है यानी कि जो पश्चिम का कल्चर है उसको अपनाया, यूरोपीय कल्चर को अपनाया? वो कौन सा वर्ग था जिसने ऐसा किया होगा सबसे पहली बार? तो पहला है सामंत वर्ग, दूसरा है शिक्षित मुस्लिम मध्य वर्ग, तीसरा है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और चौथा है शिल्पी। ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस का है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपको बताना है कौन सा होगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन आपके सामने हैं और आप जानते हैं कि सामंत वर्ग बहुत आसानी से चीज़ें चेंज नहीं करता, ये बहुत रूढ़िवादी होते हैं या अपने आप में काफ़ी जो है कोई चीज़ आसानी से समझने या बदलने वाले नहीं होते, तो ये तो हो नहीं सकता। शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग जो है ये तो बहुत बाद में सामने आया है, यानी कि शिक्षा की तरफ जो मुस्लिम हैं इनका जो रुझान है वो बहुत बाद में आया और ये बहुत बाद में इनमें मध्यम वर्गों का उत्थान हुआ, तो ये भी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। शिल्पियों का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप जानते हैं कि जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग हैं
इन्होंने ही जो है शिक्षा ग्रहण किया अंग्रेजी में सबसे पहली बार, और इन्होंने ही पश्चिमी सभ्यता को अपनाया भी, वहाँ के कल्चर को अपनाया भी। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? यानी कि गरीबी और भारत में जो अंग्रेज़ों का रूल है, इतना गंदा रूल है, ये पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए है रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर बी है महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन नंबर सी है दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हर एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसीलिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की जो रचना है वो दादा भाई नौरोजी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा या ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? कौन से वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार इस बात का उल्लेख किया लिखित रूप से कि जो ब्रिटिश हैं वो भारत का धन लेके ब्रिटेन जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं और भारत को कंगाल कर रहे हैं, भारत में भुखमरी और गरीबी उन्हीं की देन है, ये कहकर उनका क्रिटिसिज्म करने वाले कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है तिलक, ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी है अरविंद घोष, और ऑप्शन नंबर डी है रमेश चंद्र गुप्ता। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन सा है वो ऑप्शन जिसने सबसे पहली बार कही कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत से धन निष्कासन करके ब्रिटेन को लेकर जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत ही इम्पोर्टेंट और आयोग का पसंदीदा भी। तो ये दादा भाई नौरोजी ही हैं जिन्होंने पुस्तक भी लिखी और उसके लिए पत्र भी प्रकाशित किए और लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया, और यही पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय इनकम को या प्रति व्यक्ति आय को निकाला था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपया बताने वाला कौन सा वो व्यक्ति था? तो ये दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए थे और कहा था कि हमारा जो आय है बहुत अच्छा है, लेकिन अंग्रेज उसे लेकर बाहर जा रहे हैं और इसी वजह से हम आज गरीबी और भुखमरी के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नील विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था? ये कूट में भी आता है और इंडिविजुअल भी आता है, इसीलिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। नील विद्रोह जो हुआ है वो कब हुआ है? तो इसको हम देखते हैं, ऑप्शन में है आपके पास ऑप्शन नंबर ए 1859 में नील विद्रोह हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि 1857 का जो क्रांति हुआ है उसके 2 वर्ष बाद ही ये विद्रोह हो गया था। आगे है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की है? ऑप्शन नंबर ए है बैंटिक, यानी कि जो विलियम एक तरीके से कहेंगे बैंटिक चटर्जी, या दूसरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन नंबर सी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, और ऑप्शन नंबर डी है दीनबंधु मित्र। तो बताएंगे बच्चों कौन है? WC बनर्जी हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या दीनबंधु मित्र। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार आता है। नील दर्पण नामक जो नाटक है इसकी रचना किसने की है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दीनबंधु मित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ज़रूर याद रखिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा बार बार ताकि एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट के साथ आप कर पाएँ। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के क्या मतलब जो है मोस्टली क्या है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के क्या कारण हुए थे, या इससे किसको फ़ायदा हुआ था,
क्या हुआ था, अगर जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ, आपको ये बताना है कि क्या परिणाम था अस्थायी बंदोबस्त का। तो पहला है रैयत के स्वार्थों को प्रोत्साहन मिला, दूसरा है ज़मींदारों की शक्तियाँ सीमित हुई, तीसरा अंग्रेज़ों का समर्थन करने वाले कुलीन वर्ग का निर्माण हुआ, और चौथा भूमि हस्तांतरण रुका। तो बताएंगे बच्चों कि जो अस्थायी बंदोबस्त था उसका क्या परिणाम हुआ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाली क्वेश्चन है, और अगर आपने इसको समझा है तो बहुत ही अच्छा है। और आपको पता है कि रैयतों के स्वार्थों को प्रोत्साहन नहीं मिला, गलत है। ज़मींदारों की शक्ति सीमित नहीं हुई बल्कि बढ़ी थी, इसलिए ये भी गलत है। और भूमि हस्तांतरण जो है रुका, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब भी ज़मींदार उसको सही टाइम पे नहीं पे कर पाते थे, निश्चित जो आय होता था अंग्रेज़ों को, तो भूमि हस्तांतरण दूसरों को अंग्रेज़ कर दिया करते थे। तो जो सबसे सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज़ों का समर्थन करने वाले कुलीन वर्ग का निर्माण हुआ, और ये लास्ट टाइम तक अंग्रेज़ों के स्वामी भक्त ही बने रहे, इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पेशनर एसोसिएशन की या स्पेशनर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पेशनर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है A.M. जोशी, ऑप्शन नंबर सी है दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन नंबर डी है पारसी काउसजी नाना भाई दाभार। तो बताएंगे बच्चों कि कौन है वो जिन्होंने जो है गठन किया है या स्थापना की है हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पेशनर एसोसिएशन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों के लिए आई होप ये नया क्वेश्चन होगा, तो बहुत ही बढ़िया था। महात्मा गांधी ने जो है इस एसोसिएशन की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त में निम्न में से किसने लागू किया था। तो बताना है कि बंगाल में पंचवर्षीय जो है उसको किसने लागू किया था। जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग ने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था और इन्हीं को आगे चल करके अस्थाई बंदोबस्त में तब्दील कर दिया था कॉर्नवालिस ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तालुकदारी व्यवस्था का संबंध किससे है, बिहार से, अवध से, या उत्तर पश्चिम से, या मराठा से। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से बताएंगे कि तालुकदारी व्यवस्था का संबंध किससे है, कौन सा है वो क्षेत्र जहां तालुकदारी व्यवस्था जो है लागू था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। अवध का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर तालुकदारी व्यवस्था लागू थी या यहीं से संबंधित है तालुकदारी व्यवस्था। ये भी राज जो होता है जमींदारी व्यवस्था जैसे ही एक व्यवस्था है। भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। इस्पात मतलब कि लोहे का जो उत्पादन है वो भारत में कब प्रारंभ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस्पात उत्पादन कब प्रारंभ हुआ भारत में। आपके पास जो है ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1912 में, ऑप्शन नंबर बी है 1913 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1920 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1915 ईस्वी में। तो बताएंगे प्यारे बच्चों, भारत में इस्पात का उत्पादन यानी कि लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए है 1912 ईस्वी में भारत में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत में कब, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, ये रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये घुमा के आता है, कभी पूछता है कि कौन था और कभी पूछता है कि कौन नहीं था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन से सदस्य इसमें से हैं जो एक नहीं थे, यानी कि बाकी के रहे होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है मॉनसन, ऑप्शन नंबर 2 है या बी है क्लेवरिंग, ऑप्शन नंबर सी है वारवेल, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांसिस। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे बच्चों कि कौन है जो इसमें नहीं थे, और आई होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि कौन है जो नहीं थे। तो सही आंसर क्या होगा? आपको पता है जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो इसमें गवर्नर जनरल के ऊपर दबाव बनाने के लिए या सही फैसला ले इसलिए एक परिषद का गठन किया गया था जिसमें 4 सदस्य शामिल थे। उनमें से जो है 2 सदस्य अगर सहमति दे देते तो जो चीज़ें होती थी वो पारित हो जाती थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें मॉनसन भी थे, इसमें क्लेवरिंग भी थे और इसमें वारवेल भी थे, लेकिन यहाँ पे फ्रांसिस दिया है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये फ्रांसिस की जगह अगर फ्रांसिस होता तो सारे ऑप्शन सही हो जाते। जो चौथे मतलब व्यक्ति थे वो फ्रांसिस थे, इसीलिए आपका ये डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। फ्रांसिस नहीं, यहाँ पे फ्रांसिस होना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? कौन से चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि समाप्त कब किया गया और एकाधिकार कब समाप्त किया और पूरी तरह से कब समाप्त किया गया, ये 2 क्वेश्चन बनता है। और जब एकाधिकार की बात आती है तब आपका आंसर जो होता है वो 1813 का एक्ट हो जाता है। यहाँ पे एकाधिकार समाप्त हुआ था, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो बना हुआ था। चाय का चीन के साथ व्यापार बना हुआ था, उस पर इनका एकाधिकार था और बाकी के क्षेत्रों में सभी कंपनियों को इजाज़त दे दिया गया था। और अगर पूरी तरह से समाप्ति की बात करेंगे बच्चों तो वहाँ पे 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं और वो व्यापारिक काम बंद करके सिर्फ प्रशासनिक काम करना शुरू कर देते हैं। तो 1833 का चार्टर एक्ट में पूरी तरह समाप्त हुआ था, लेकिन एकाधिकार 1813 के एक्ट में समाप्त हुआ था। प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था, कौन सा व्यक्ति है जो पहला विधि विशेषज्ञ बना करके नियुक्त किया गया था? तो पहले ऑप्शन में है लॉर्ड मैकाले, दूसरे ऑप्शन में है थॉमसन जेफरसन और तीसरे ऑप्शन में है थॉमसन को और चौथे ऑप्शन में हेनरी मार्टिन को। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन सा वो व्यक्ति है जिसे पहला विधि वेत्ता बनाकर नियुक्त किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पास आंसर है और आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 8 सही है। लॉर्ड मैकाले को ही पहला विधि विशेषज्ञ बना करके 1833 के अधिनियम के तहत 35 में बनाया गया था या नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? आपको पता है ये अध्यादेश की जो शक्ति है या जो अध्यादेश का कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में यहीं से लिया गया है, और वो कौन सा जो है आप बताएंगे कि अधिनियम है जहाँ इस तरह की शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी। अभी भी आप जानते हैं राष्ट्रपति के पास और जो राज्य है वहाँ पे राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो इम्पॉर्टेंट है, 123 के तहत या 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं, और आप जानते हैं कि जो 213 है उसके तहत राज्यपाल अध्यादेश वर्तमान में जारी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा चार्टर एक्ट है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 का है, इसी में गवर्नर जनरल को अध्यादेश पारित करने की शक्ति दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट जो है, सब गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी, यानी कि कब गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी, यानी कि यहाँ से जो गवर्नर जनरल हैं वो वायसराय कहलाने लगे थे। ये बहुत ही आसान है बच्चों। और पहला वायसराय कौन था? कौन सा गवर्नर जनरल है जो पहला वायसराय बनता है? आप उसका नाम बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे मैं आपको डेट बता दे रही हूँ, लेकिन उस गवर्नर जनरल का नाम आप बताएंगे जो पहला वायसराय बना था भारत का। तो ये अच्छा है क्वेश्चन, और ये आपको पता होना चाहिए। जो 1858 का तिथि है, 1857 के विद्रोह के बाद इसी के तहत वायसराय का पद सृजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। और जो आपसे क्वेश्चन मैंने किया है उसका फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, यानी कि जो द्वैध शासन की व्यवस्था की गई है वो कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया, यानी कि कौन से एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा, या 1861 के चार्टर एक्ट के द्वारा, या 1909 के चार्टर एक्ट के द्वारा, या 1919 के चार्टर एक्ट के द्वारा। कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कौन से जो एक्ट के द्वारा किया गया था? तो आपको पता है कि प्रांतों से जुड़ा हुआ चार्टर एक्ट इसमें से एक ही है, और वो कौन सा है? तो आप जानते हैं इसको जो है चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था का किया गया था पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत। इम्पोर्टेंट था ये। नेक्स्ट है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो कौन से अधिनियम के तहत पहली बार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ऑप्शन नंबर बी है काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और ऑप्शन नंबर डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट आपके सामने हैं, और आपको बताना है कि किसके तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ जो 1919 का अधिनियम है, इसी के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बच्चों, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? संवैधानिक सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? बहुत दिनों तक हमारे जो नेता हैं या जो देशभक्त हैं वो संविधान सभा बनाने की डिमांड करते रहे अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ उसको मान नहीं रहे थे, लेकिन एट लास्ट उन्हें इस बात को मानने के लिए विवश होना पड़ा। और ये गठन किसके तहत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है क्रिप्स मिशन के तहत। ऑप्शन नंबर बी है कैबिनेट मिशन के तहत। ऑप्शन नंबर सी है माउंटबेटन योजना के तहत। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, संवैधानिक सभा की स्थापना की बात किसके द्वारा की गई थी या किसने किया था, इसको बताना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका जो ऑप्शन नंबर बी है कैबिनेट मिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक सभा का गठन या स्थापना इसी के तहत हुआ था। निम्न में से किसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? ओवन मेरेडिथ ऑप्शन में है लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कर्जन। और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको बताना है बच्चों किसे ओवन मेरेडिथ कहा जाता है, और ये क्यों कहा जाता है? तो ये जो भी व्यक्ति हैं ये साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, और साहित्य के क्षेत्र में ही इन्हें उपाधि दी गई थी ओवन मेरेडिथ। और ये जो पर्सनालिटी हैं इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये लॉर्ड लिटन है, काफ़ी विवादित गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड लिटन। इन्होंने हमारे यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। इन्होंने यहाँ पर शस्त्र अधिनियम लेकर के आया। तो ऐसे बहुत सारे कठोर अधिनियम का जो है शुरुआत किया था इन्होंने। आगे है बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बढ़िया है, कई बार एग्ज़ाम में आया भी है। ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कौन सा वो व्यक्ति है जिसने भारत में ठगी को समाप्त किया था? भारत में ये परेशानी भी बहुत ज़्यादा थी। और ऑप्शन में है स्लीमैन को। ऑप्शन नंबर बी है क्लाइव को। ऑप्शन नंबर सी है कर्जन को। ऑप्शन नंबर डी है वेलेस्ली को। किसने या कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ठगी प्रथा को भारत में समाप्त किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है
वो स्लीमैन है। और इनको किसने नियुक्त किया था? जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने ही इनको नियुक्त किया था ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया है, ऑप्शन नंबर ए स्लीमैन है वो जिन्होंने ठगी को समाप्त किया था। और आपको पता होना चाहिए कि जो अखबार होता है या जो प्रिंटिंग प्रेस होता है उसका मुक्तिदाता कौन था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्तिदाता कौन थे? बताएंगे। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? उनको नियुक्त करने वाले भी विलियम बेंटिक थे, उन्हीं की निगरानी में उन्होंने ऐसा काम किया था। बहुत ज़्यादा जो स्वतंत्रता है प्रेस को दिया था, इसीलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। आप उसको सर्च करेंगे तो आपको लंबी टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया? तो ऑप्शन में है क्लाइव को, ऑप्शन नंबर बी है वॉरेन हेस्टिंग को, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसिस्को को, ऑप्शन नंबर डी है बारवेल को। ये बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है कि कौन सा वो व्यक्ति है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला गवर्नर जनरल बनाया था। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया और पसंदीदा क्वेश्चन है आयोग का। गवर्नर जनरल अगर आए एग्ज़ाम में तो वॉरेन हेस्टिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला गवर्नर किसे बनाया, ये क्वेश्चन में आए तो आपका क्लाइव सही हो जाएगा। यानी कि गवर्नर जनरल शब्द हो तो वॉरेन हेस्टिंग और सिर्फ गवर्नर हो तो क्लाइव हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो आधुनिक टाइम में हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, इसका जो विकास है वो किस व्यक्ति ने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में है क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी है मुनरो, ऑप्शन नंबर सी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी है मिंटो। ये भी बहुत बढ़िया है बच्चों। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था का जो प्रतिपादक है या जो जन्मदाता है वो कौन है? तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें सबसे सही आंसर जो होगा वो आपका कॉर्नवालिस है। इन्हीं को हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्था का जन्मदाता भी कहा जाता है, कानून व्यवस्था का जन्मदाता भी कहा जाता है इन्हीं को। इसीलिए इन्हीं को सिविल सर्विसेज का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इन्हें कई नाम दिए गए हैं। और ये ब्रिटिश या कहिए ब्रिटेन में खुद एक ज़मींदार थे और इन्होंने ज़मींदारी व्यवस्था को भारत में लागू किया था कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 30 है प्यारे बच्चों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? ये बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि एकमात्र गवर्नर जनरल जिनका मकबरा भारत में है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर बी सासाराम में है, ऑप्शन नंबर सी गाजीपुर में है और ऑप्शन नंबर डी सिकंदरा में है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इनकी मृत्यु भारत में हो गई थी और इनका जो मकबरा है उसे भारत में ही बना दिया गया था और एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल है जिनका मकबरा भारत में है। तो आपको पता होना चाहिए इनका जो मकबरा है वो कहाँ है। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिकंदरा में है, सिकंदरा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सिकंदरा में है इनका मकबरा। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉर्नवालिस हैं ये इन्होंने अपने काम के लिए बहुत अच्छे से फेमस हैं। और इसमें जो सासाराम है आप जानते हैं यहाँ पर किसका मकबरा है? तो यहाँ पे जो मकबरा है ये बहुत ही बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आया भी है। सासाराम में आप जानते हैं शेर शाह सूरी का मकबरा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जो सासाराम है यहाँ पे आप देखेंगे शेर शाह सूरी का मकबरा है, इसको ध्यान देंगे, शेर शाह सूरी का मकबरा है यहाँ पर। और जो गाजीपुर है यहाँ पर है कॉर्नवालिस का मकबरा, कॉर्नवालिस का मकबरा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉर्नवालिस का मकबरा जो है वो कहाँ पे है? तो वो आपका गाजीपुर में है। और सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, अकबर का नाम याद रखेंगे, अकबर का मकबरा है। तो यहाँ पे 3 मकबरे आपके क्लियर हो गए। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, गाजीपुर में कॉर्नवालिस का मकबरा है और सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। सिकंदरा आपका आगरा में पड़ता है और गाजीपुर और जो सासाराम है ये बिहार का क्षेत्र है, इसीलिए आपका सही आंसर जो होगा वो सी गाजीपुर हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे बच्चों। 3 मकबरे मैंने आप लोगों को बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे।
इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था? कौन है जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के लिए जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। और इसका जो पहला ऑप्शन है वो है विलियम बेंटिक, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है जॉन लॉरेंस और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मेयो। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन है वो जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के लिए जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है। और ये जो आंसर है ये कौन है? जॉन लॉरेंस। इन्हीं को चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की बात कही जाती है। और इसका मतलब है कि इन्होंने अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों को विजिट करने का काम नहीं किया, बल्कि वहाँ पे ये बिल्कुल साइलेंट रहे और इसीलिए निष्क्रियता की वजह से इन्हें चतुराईपूर्ण निष्क्रियता कहा जाता है। जो कि अफ़गानों से जब भी लोग टकराए तो वो हार ही जो है उनको मिली या उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? यानी कि बंगाल में जो द्वैध शासन लागू किया गया था क्लाइव के द्वारा, उसको किसने समाप्त कर दिया था? आप जानते हैं जो क्लाइव है उन्होंने दीवानी का जो काम था वो अपने पास रखा था और जो फौजदारी का काम था वो वहाँ के नवाब को दिया था। दो लोग शासन कर रहे थे, इसी को द्वैध शासन कहा जाता है, जिसको डायआर्की इंग्लिश में कहा जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा वो अधिनियम है या कौन सा वो टाइम पीरियड है जब द्वैध शासन समाप्त किया गया था। तो ये 1872 है, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड जो हेस्टिंग है या वारेन हेस्टिंग है, इन्हीं के शासनकाल में 1872 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था बंगाल से, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? कौन है वो गवर्नर जनरल जिन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं को भी स्टडी करने का अधिकार होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में है डलहौजी, ऑप्शन बी में है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी में है हार्डिंग प्रथम और ऑप्शन डी में है एलन बरो। तो इसमें से बताना है बच्चों आप लोगों को कि कौन है वो जिन्होंने स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति दी थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पता होना चाहिए कि जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इन्हीं के शासनकाल में जो वुड का डिस्पैच है वो आया था और उसमें बड़े बेहतरीन तरीके से जो है इजाज़त दी गई थी महिलाओं को शिक्षा की। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है डलहौजी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन नंबर डी है वेलेस्ली। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों किसके शासनकाल में पिंडारियों का दमन हुआ था, यानी कि पिंडारियों को समाप्त कर दिया गया था। पिंडारी कौन थे? तो ये एक लड़ाकू जातियाँ थीं जिनको संरक्षण मराठा दिया करते थे और ये मराठों के संरक्षण में लड़ा करते थे। लेकिन आगे चल कर के जो मराठा हैं इन्हें अपने सैनिक से निकाल देते हैं और फिर ये लोग लूटपाट करना शुरू कर देते हैं और इनका जो दमन है वो अंग्रेज़ कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी ये डिस्टर्ब करते हैं। तो किसके शासनकाल में किया गया था ऐसा पिंडारियों का दमन? तो आपको पता होना चाहिए जो वारेन हेस्टिंग है इन्होंने ही पिंडारियों का दमन बड़ी क्रूरता से किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सेवा आरंभ की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हें सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, इन्हें पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है और भारत में न्याय प्रणाली का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये पर्सनालिटी बहुत ही फेमस हैं और आई होप आपने ये आंसर ढूंढ लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए है डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी है रिपन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड हेस्टिंग और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये तो आप बहुत ही आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? ये तो आप लोगों को रटा होगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए ये बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी, दूसरा है लॉर्ड कर्जन ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी, तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ऐसा किया था और चौथा है लॉर्ड कैनिंग ने ऐसा किया था। तो आप बताएंगे कि कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने
भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सती प्रथा का अंत है वो 1829 में हुआ था और ये हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व हैं जिनके प्रयासों से हुआ था और उनकी भाभी को लोगों ने सती कर दिया था ज़बरदस्ती, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्हीं के अथक प्रयासों से जो सती प्रथा है इसका समाप्ति किया गया। अधिनियम 17 के तहत 1829 में इसको बैन किया गया था और जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और ये बहुत ही बढ़िया है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। 1829 अधिनियम 17 विलियम बेंटिक और जो व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय, इन्हीं के प्रयास से जो सती प्रथा है ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट जो है ये है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी है लीटन, ऑप्शन नंबर सी है वेलेस्ली और ऑप्शन नंबर डी है रिपन। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही हो जाएगा और आपको मैंने बताया भी था इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका डिटेल कि क्या सही होगा। तो आपके पास आई होप आपको सही आंसर मिल गया होगा और जो आपका ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड लीटन ये सही हो जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप लोग ध्यान देंगे। जो 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अस्थाई शासन या स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? बहुत ही बढ़िया है ये क्वेश्चन। और ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड रिपन। तो आपको बताना है कि कौन है जिन्होंने भारत में स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया था और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आई होप आप लोगों ने आंसर ढूंढ लिया होगा और ये बहुत ही अच्छे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ये चीज़ भारत में लागू किया और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी गवर्नर जनरल थे उनमें सबसे अच्छे थे और इन्होंने भारतीयों के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे कदम उठाए थे, बहुत ही बेहतर करने का प्रयास किया था। इन्हीं के शासनकाल में आपने देखा था इल्बर्ट बिल विवाद आया था और ये पहले गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने पहली बार फैक्ट्री एक्ट लागू किया था और इन्हीं के शासनकाल में नियमित जनगणना भी शुरू हुआ था। तो अगर आपको इतने में से कोई भी फैक्ट याद होंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच गए होंगे और आपका जो सही आंसर है वो लॉर्ड रिपन है। यही भारत में अस्थाई या स्थानीय शासन को लागू करने वाले हैं। इन्होंने ही सबसे पहले प्रथम फैक्ट्री एक्ट लागू किया था। इन्हीं के शासनकाल में इल्बर्ट बिल विवाद आया था और ये बहुत ही अच्छे गवर्नर जनरल थे या जितने भी गवर्नर जनरल भारत में आए उनमें सबसे अच्छे थे। तो इनसे जुड़े जितने भी तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों, उसको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी है डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी है रिपन और ऑप्शन नंबर डी है कैनिंग। तो बताना है प्यारे बच्चों कि कौन है इनमें से वो गवर्नर जनरल जिनके शासनकाल में डाक तार और रेलवे का सेवा भारत में आरंभ हुआ था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि जो डलहौजी हैं इन्हीं के शासनकाल में भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे डाक और तार की व्यवस्था भी शुरू हुई थी, डाक तार, और इन्हीं के शासनकाल में आपको पता होना चाहिए कि जो सार्वजनिक एक तरीके से कहेंगे कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी। लोक निर्माण विभाग एग्ज़ाम में आता है कि सबसे पहले किसके शासनकाल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी। तो ये कौन है प्यारे बच्चों? तो ये आपके जो डलहौजी जी हैं इन्हीं के शासनकाल में ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, इसीलिए आप इनको ध्यान देंगे। और इन्होंने ही व्यपगत का सिद्धांत भी लागू किया था। व्यपगत का सिद्धांत ये क्या होता है बच्चों? ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति का अपना संतान नहीं है तो वो दत्तक पुत्र या किसी और बच्चे को गोद नहीं ले सकता और उसके साम्राज्य को ब्रिटिश इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। तो ये सारी चीज़ें लागू करने वाले जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है? डलहौजी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस वायसराय के समय में बंगाल में नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था?
तो बताएंगे प्यारे बच्चों 1884 में नगर पालिका अधिनियम पास किया गया था और वो गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी है रिपन और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान भी है, क्योंकि आपको पता है जो विलियम बेंटिक हैं ये तो 28 से 35 के बीच थे, तो ये हो नहीं सकते। डलहौजी भी आप देखेंगे 1848 के बाद आए हैं और ये 55 तक थे, 54-55 तक थे, ये भी नहीं होंगे। लॉर्ड रिपन को अगर उनका कार्यकाल जानते होंगे तो करना आसान होगा। लॉर्ड कैनिंग भी आप जानते हैं 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो रिपन का होगा। और इन्होंने क्या किया, बंगाल में नगर पालिका अधिनियम भी जो है पास किया है, तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? तो पहला है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन नंबर बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है बदरुद्दीन तैयब जी और ऑप्शन नंबर डी है रमेश चंद्र दत्त। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन है वो जो पहला जो आपका कांग्रेस का बैठक हुआ उसमें उपस्थित नहीं थे। तो ये बहुत ही बढ़िया है और आपको इसका आंसर पता होगा कि कौन थे वो। तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ये इसमें शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन जो WC बनर्जी हैं जिनको भीमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं वही इसके अध्यक्ष बने थे, इसीलिए आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। WC बनर्जी जो हैं ये अध्यक्ष थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया है और आपको मैं इसका आंसर बताऊंगी, लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको उस प्लेस का नाम बताना है कि इस अखिल भारतीय जो कांग्रेस की स्थापना है वो कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन में आपको मैं दे रही हूँ कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आपको हम बता देते हैं इसका आंसर कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है 1885 में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। इसमें पहली बार जो अधिवेशन हुआ था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था। और ये कहाँ पे हुआ था आपको ये बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी है WC बनर्जी। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कि कौन है वो जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम बार अध्यक्ष बने थे। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया है, इसके पहले ही ये लीक हो चुका है और WC बनर्जी यानी कि भीमेश चंद्र बनर्जी ही इसके अध्यक्ष थे और जो सुरेंद्र बनर्जी है ये यहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे, शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो आपको बताना है कि ये कब बने थे। ऑप्शन नंबर ए में 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे फर्स्ट बार, और ये बहुत ही फेमस अधिवेशन है। ये रावी नदी के तट पर लाहौर में हुआ था। तो नदी पूछे तो रावी नदी के तट पर हुआ था, प्लेस पूछे तो लाहौर में हुआ था और ये लाहौर जो है वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है या पाकिस्तान देश में पड़ता है। और ये जो अधिवेशन है ये 1929 में हुआ था और इसी में पूर्ण रूप से स्वराज की मांग की गई थी, यानी कि जो स्वराज है या जो स्वतंत्रता है वो हमें मिलनी चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्र होना है हमें, इस बात का जो डिमांड है इसी अधिवेशन में किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? यानी कि जब कांग्रेस का गठन हुआ तो वायसराय कौन थे भारत में? ऑप्शन नंबर ए है रिपन, ऑप्शन नंबर बी है डफरिन, ऑप्शन नंबर सी है लीटन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड रीडिंग। तो बताएंगे प्यारे बच्चों, कौन थे उस समय भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिनसे परमिशन लेने के लिए ए.ओ. ह्यूम गए हुए थे? बताना है प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है लॉर्ड डफरिन, ये करेक्ट आंसर है और बहुत ही सही आंसर है। आप मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान देंगे इसको। 1916 का लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बड़ा बदलाव आया था जो 1916 का लखनऊ समझौता है। इसमें कई सारे वर्क हुए थे और ये किसके किसके मध्य हुआ था आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, दूसरा है कांग्रेस का अंग्रेज़ों के मध्य, तीसरा है कांग्रेस का होम रूल के समर्थकों के बीच और चौथा है उग्रवादियों मुदारवादियों के मध्य। तो बताना है लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट किसके बीच में हुआ था और ये किसकी मदद से हुआ था? तो इम्पॉर्टेंट है, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। किसके प्रयास से समझौता हुआ था, ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो ये जो तिलक हैं, तिलक और बेसेंट, बेसेंट, इन्हीं के प्रयास से ये समझौता जो है वो पूरा हुआ था और इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो आर.सी. मजूमदार थे। एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि लखनऊ जो पैक्ट था इसका अध्यक्ष कौन था या उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष अधिवेशन हो रहा था उसका अध्यक्ष कौन था? तो आर.सी. मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। और जो बेसेंट हैं और तिलक हैं उन्हीं के प्रयास से जो मुस्लिम लीग हैं और कांग्रेस इनके बीच समझौता होता है और यहीं पे गरम दल और नरम दल भी मिल जाते हैं। गरम दल और नरम दल भी कांग्रेस में एक साथ हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ था इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है और 1916 में हुआ था ये। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था प्यारे बच्चों? तो बताएंगे कि कौन सा वो अधिवेशन था। ऑप्शन ए लाहौर 1909, ऑप्शन नंबर बी मद्रास 1927, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरी 1929 और ऑप्शन नंबर डी रामगढ़ 1940। तो बहुत ही बढ़िया है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि इसी में मतभेद होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो गांधी जी के जो समर्थक थे या जिनको गांधी जी समर्थन कर रहे थे, पट्टाभी सीतारमैया, उनको हरा देते हैं और हराने की वजह से जो गांधी जी हैं वो कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है और इन्हीं सब बातों से दुखी होकर के सुभाष चंद्र बोस इस्तीफ़ा दे देते हैं। और ये घटना कब की है या किस अधिवेशन की है? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर इन्होंने जो है जीत हासिल की थी भारी मतों से और गांधी जी के समर्थन के बावजूद जो पट्टाभी सीतारमैया हैं वो हार गए थे और गांधी जी का दुखी होना और बाकी लोगों के दबाव की वजह से सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और कांग्रेस छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? जो मेरठ का षड्यंत्र था इसमें कौन लोग शामिल थे? तो पहला है कांग्रेस उग्रवादी, दूसरा है मुस्लिम लीग उग्रवादी, तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों इनमें से कौन है जो शामिल था या जिसने मेरठ षड्यंत्र केस को जो है अंजाम दिया था। वो कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा बताएंगे। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, इनमें से कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए जो कम्युनिस्ट हैं इन्होंने ही इस चीज़ को जो है अंजाम दिया था, यानी कि कम्युनिस्टों ने ही मेरठ षड्यंत्र केस को पूरा किया था। इन्होंने ही इसको जो है अंजाम दिया या अंग्रेज़ों के खिलाफ था ये। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था? तो ऑप्शन में है राजेंद्र लाहिड़ी, दूसरे ऑप्शन में है सूर्य सेन,
तीसरे ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस और चौथे ऑप्शन में है आपके पास सचिंद्र सान्याल। तो बताना है प्यारे बच्चों कि किसने तिरंगा झंडा लहराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्य सेन है करेक्ट आंसर आपका। इसके अलावा आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम बताएंगे आप लोग। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी है सरदार भगत सिंह और ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। तो बताएंगे बच्चों कि कौन है वो जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को लिखा है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कोर्ट में भी आता है और इंडिविजुअल भी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। और जो आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी है बर्मा, ऑप्शन नंबर सी है थाईलैंड और ऑप्शन नंबर डी है जापान। कहाँ पे हुआ था आज़ाद हिंद फौज का गठन? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसने किया था? सबको पता है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कहाँ पे किया था ये आपको बताना है। और आपके पास जो ऑप्शन है, आई होप आपने सही आंसर ढूंढ लिया होगा। सिंगापुर सही ऑप्शन होगा। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो सिंगापुर में ही किया था। और आज का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, ये है अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में है रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी है राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन नंबर डी है वीर सावरकर, या इन्हीं को वीडी सावरकर भी कहा जाता है। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन है या किसने इसको बनाया था। और एक क्रांतिकारी संगठन था जिसके द्वारा जो नवयुवक हैं या जो यंगस्टर हैं वो सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठाते थे या अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ते थे। और ये जो ऑप्शन नंबर आपका डी है यानी कि वीर सावरकर, इन्होंने ही अभिनव भारत का गठन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज आप लोगों के सामने जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। खूब अच्छे से मेहनत कीजिए और जितने भी क्लासेस हैं उसको देखिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए प्यारे बच्चों, सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और भी क्वेश्चन हैं हम उसे आप लोगों के लिए सॉल्व कराएंगे, लेके आएंगे और आप लोगों का पूरा हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। थैंक यू।